गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज बहुत इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट क्लास मैं आप लोग सबके लिए ले रहा हूं। नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 में जिनका भी एग्ज़ाम है, सीए फाइनल के स्टूडेंट्स जिनका लॉ का एग्ज़ाम नवंबर 22 में है और सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम दिसंबर 2022 में है, उनके लिए मैं ये अमेंडमेंट क्लास लेने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट्स। मेरा जो लेटेस्ट बैच हुआ था 2022 उसमें सारे अमेंडमेंट्स कवर्ड है। मतलब ये जो आपको अमेंडमेंट्स दिखाऊंगा ना, इसमें 90% अमेंडमेंट्स मेरा ऑलरेडी क्लासरूम के अंदर कराया हुआ है। तो ये पुराने अमेंडमेंट्स है, ये आपको मेरे लेटेस्ट बैच के अंदर भी मिल जाएगा, एज वेल एज जो मेरे पहले के अमेंडमेंट वीडियोस है ना, जो मैंने मई 22 के लिए, नवंबर 21 के लिए लिए थे और जिसका लिंक्स वगैरह अवेलेबल है, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, मैं जब भी अमेंडमेंट क्लास देता हूं, आई पुट इट ऑन यूट्यूब अलॉन्ग विद द नोट्स। एंड ऑल्सो मैं क्या करता हूं ना कि यूट्यूब में तो तुम कहां जाके ढूंढोगे, समुंदर है ना। तो मैं उसके लिए काम कर रखा है मैंने कि मेरी जो वेबसाइट है siddharthagarwalclasses.com, उसको जब आप खोलते हो तो सबसे पहले ऊपर टॉप में आपको अमेंडमेंट पेज दिखता है। आप उसमें क्लिक करोगे तो उसमें सब्जेक्ट वाइज, टर्म वाइज सारा अमेंडमेंट वीडियो का लिंक्स बनाया हुआ रहता है। तो आप आराम से क्लिक करके जाके यूट्यूब में देख सकते हो, तो कहीं खोता नहीं है। ठीक है, और जो नोट्स भी होता है ना, मैं वो उसको यूट्यूब में वीडियो के नीचे जो वीडियो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें नोट्स का लिंक भी दे देता हूँ कि आपको नोट्स मिल जाएगा। तो घबराने का बिल्कुल नहीं है। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अमेंडमेंट्स। देखो अमेंडमेंट्स में अभी क्या होगा, ये टोटल आपके सामने देख रहे हो 19 पेज है। अब आप लोग अरे राम सर इतना अमेंडमेंट, नो 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 नो, इतना अमेंडमेंट नहीं है, बहुत कम है। एक पेज का अमेंडमेंट, एक पेज का, 19 पेज का नहीं। यहां पे आप देखोगे कि दो कलर के हाइलाइटर चलाए हुए हैं, येलो हाइलाइटर, ब्लू हाइलाइटर। ठीक है, देखो ये नोट्स देख रहे हो, कई जगह पे आप देखो येलो हाइलाइटर चलाया हुआ है। येलो हाइलाइटर का मतलब है कि वो एक्चुअली पुराना ही अमेंडमेंट है जो मेरे पिछले क्लासेस में, पिछले बैच में, पिछले अमेंडमेंट वीडियो में ऑलरेडी कवर्ड है, पढ़ाया हुआ है, मेरे बैच के अंदर डाल के पढ़ाया हुआ है, पुराने अमेंडमेंट है वो। ठीक है, तो वो आरटीपी में अभी भी इन्होंने डाला है, इसलिए मैंने भी इंक्लूड करके येलो कलर कर दिया था कि तुमको पता रहे कि हाँ भाई देखो सर ने वो पहले करा दिया है। ब्लू हाइलाइटर जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे यहाँ जगह जगह बीच में थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर का हाइलाइटर दिख रहा होगा। ब्लू हाइलाइटर जो है वो नया अमेंडमेंट है जो हम लोगों को पढ़ना है। तो अभी मैं क्लास में तुम्हारे साथ ब्लू हाइलाइटर डिस्कस करूंगा, और जब मैं ब्लू हाइलाइटर भी पढ़ाऊंगा ना, तुम बोलोगे सर ये सारा ब्लू हाइलाइटर मिला के तो एक पेज का था, आप ये 19 पेज का क्यों बना दिए फालतू का। वो इसलिए क्योंकि देखो अमेंडमेंट एक शब्द का, एक लाइन का होता है, तो मुझे वो पूरा सेक्शन डालना पड़ता है, नहीं तो तुम समझोगे कैसे कि वो लाइन जो अमेंडमेंट आया वो कहाँ पे है। तो मुझे तो पूरा सेक्शन डालना पड़ रहा है, दैट इज वाई वो 19 पेज का हो रहा है, वरना 19 पेज का नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ, ये सॉफ्ट कॉपी तो तुम्हारे पास रहेगी, वो वीडियो में मैंने लिंक डाल दिया है। ये जो 19 पेजेस का अमेंडमेंट, इसका सॉफ्ट कॉपी का लिंक तो मैंने नीचे डाल दिया है। तो तुमको ये प्रिंट आउट भी नहीं निकालना है ना, तो बहुत सिंपल है। तुम इसको सीधा खोलोगे और इसमें जो ब्लू कलर वाले जो हाइलाइटर वाले बात है ना, उसको जाके किताब के अंदर ही वहां पे उस जगह पे नोट डाउन कर लोगे, बस काम खत्म। सो आपको अलग से कोई शीट वूट की भी जरूरत नहीं है, बहुत कम अमेंडमेंट है। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं एक एक करके। जो येलो वाले वो मेरे पढ़ाए में, तो उस पर हम लोग को चर्चा नहीं करनी है। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए होता है वो ऑफसेट का एग्जाम, ये सब मेरा पढ़ाया हुआ है। ये येलो हाइलाइटर मतलब ये ऑलरेडी मेरा पढ़ाया हुआ है पुराने अमेंडमेंट वीडियो में, और मेरे बैच के अंदर भी तुमको ये मिल जाएगा, तो देखना नहीं है सर ये हम लोग को। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट, बोर्ड मीटिंग चैप्टर। बोर्ड मीटिंग चैप्टर में भी जो अमेंडमेंट है वो कब का पुराना अमेंडमेंट है, मेरा क्लास में पढ़ाया हुआ है, अमेंडमेंट वीडियो में भी डाला हुआ है, तो ये देखना भी नहीं है हम लोग को। थर्ड, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी को CIOI चैप्टर बोलते हैं, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो इसमें भी सर जो अमेंडमेंट है वो भी डन है। ठीक है, ये देखो येलो कलर। फिर उसी में वही ये फॉरेन कंपनी चैप्टर चल रहा है, सेक्शन 393 है, दिस इज ऑल्सो डन। तो देख रहे हो तुम, दनादन डन ही है सब। निधि, हाँ ये वाला अमेंडमेंट थोड़ा पढ़ाना है। निधि में अमेंडमेंट रूल्स आए हैं, कॉल्ड निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022। कब से आया सर? 19 अप्रैल 2022 से आया है। छोटे छोटे अमेंडमेंट में, बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा, मैं समझाऊंगा, मैं एक बार तुमको समझा दूंगा ना, तुम्हारे लिए मक्खन हो जाएगा। मतलब कोई हाथी घोड़ा नहीं लगा, सर तो इतना सही तो था, क्या बड़ी बात है। ठीक है, देखो क्या होता है ना, मेरे लिए मतलब अमेंडमेंट मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा एक वो होता है कि मेरे को टेंशन होता है कि मेरे को नोट्स बनाना है, पर एक बार जब मैं वो बना लेता हूँ ना समय निकाल के, फिर लगता है हाय राम ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो 2 कौड़ी का अमेंडमेंट था, इसके लिए इतना भूचाल मचा हुआ है खाली फोकट का। ठीक है, तो अभी मैं समझा दूंगा एकदम, तुम बोलोगे सर ये तो कुछ था ही नहीं इतना।
तो निधि में, निधि कंपनी में अमेंडमेंट रूल्स आए 2022 में, उसी को लेके छोटे छोटे कुछ अमेंडमेंट है। क्या क्या, एक एक करके बात करते हैं, ठीक है सर। फर्स्ट अमेंडमेंट, वो ब्रांच का डेफिनेशन आया, बोला निधि कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा बाकी जहां जहां शाखाएं हैं उसको हम लोग ब्रांच बोलेंगे। तो कॉमन सेंस तो है कि रजिस्टर्ड ऑफिस को छोड़ के आपका और कोई भी ऑफिस है तो ब्रांच कहलाएगा। अब निधि कंपनी में नियम होता है, आपको याद दिला दूं कि उसका ऑफिस और उसके ब्रांचेस एक ही स्टेट के अंदर हो सकते हैं, एक स्टेट के बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। इंटर स्टेट अलाउड नहीं होता। तो जैसे मनप्पुरम एक बहुत बड़ा निधि कंपनी है, तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस और उसके सारे ब्रांचेस केरला के अंदर ही हैं, ठीक है। तो ब्रांच मीन्स अ प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस, बकवास। सेकेंड इज इंपॉर्टेंट, निधि कंपनी का जो मिनिमम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है वो पहले 5 लाख होता था, अभी कितना हो गया 10 लाख। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनकी पेड अप इक्विटी कैपिटल पहले 5 लाख होती थी, अभी कितनी हो गई 10 लाख। तो ये रूल्स कब आए, 19 अप्रैल 2022। सरकार ने 18 महीने का समय दिया है कि सरकार ने कितना समय दिया आपको, 18 महीने का समय दिया है कि भाई 19 अप्रैल 22 को हम नियम लाए हैं, 18 महीने के अंदर आप लोग अपना पेड अप इक्विटी कैपिटल बढ़ा के कम से कम 10 लाख कर लीजिए। इनका नेट ओन फंड्स भी बढ़ा है, इनका मिनिमम नेट ओन फंड सबसे कितना होएगा 20 लाख होगा, ठीक है। उसके लिए भी सरकार ने 18 महीने का टाइम दिया, वो आगे मैं दिखाऊंगा तुमको, ठीक है। अब ये जो रूल नंबर 5 है ना, जिसमें ये सब चीजें लिखी हुई हैं, मिनिमम मेंबर 200 होने चाहिए, इतना नेट ओन फंड, इतना टर्म डिपॉजिट वगैरह, इसको लेके एक अनोखा ज्ञान आया। इन्होंने बोला जो भी कंपनियां 2022 ऑनवर्ड्स, ये नया अमेंडमेंट रूल आने के बाद, जो भी नया आज के बाद जो भी नया निधि कंपनी हिंदुस्तान में बनेगा उसको रूल नंबर 5 फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। The provisions of this rule shall not be applicable for companies incorporated as Nidhi on or after commencement of these नया वाला अमेंडमेंट रूल्स। 19 अप्रैल 2022 के बाद जितनी भी नई निधि कंपनी हिंदुस्तान में बनेगी उनको रूल 5 फॉलो ही नहीं करना है। तो ये कोई काम का अमेंडमेंट नहीं है। नेक्स्ट, ये बड़ा अच्छा है, क्रिएट सब्सिडेरी। पहले नियम था कि अगर निधि कंपनी को कोई सब्सिडेरी क्रिएट करनी है और वो खुद होल्डिंग बनेगा और उसको किसी कंपनी को अपना सब्सिडरी बनाना है बाय एक्वायरिंग मोर देन 50% वोटिंग पावर और बाय कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द बीओडी, तो वो करना पॉसिबल था बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड टेकिंग आरडी का अप्रूवल। अब इन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं होगा। देखो लाल रंग में क्या लिखा है, अर्लियर इट वॉज पॉसिबल बाय पासिंग एसआर एंड टेकिंग आरडी अप्रूवल, द नया नियम इज कर ही नहीं सकते, प्रोहिबिटेड। कि कोई भी निधि कंपनी दूसरी कंपनी का शेयर्स अक्वायर नहीं कर सकता और ना उसके बीओडी को कंट्रोल कर सकता है, मतलब सब्सिडरी क्रिएट कर ही नहीं सकता। तो प्रोहिबिशन हो गया। पहले था कि कर सकते हैं बाय पासिंग एसआर एंड टेकिंग आरडी, अब होता कर ही नहीं सकते, मना हो गया। तो अच्छी बात है, हमारे लिए और आसान हो गया। एक नया पॉइंट इन्होंने और ऐड कर दिया, ठीक है। निधि कंपनी इज अ माइक्रो फाइनेंस बिजनेस, जहां ये अपने ही मेंबरों से डिपॉजिट लेके उनका सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट खोलता है और उन्हीं को लोन देता है, ठीक है। तो अपने मेंबर्स को लोन देने के लिए निधि कंपनी किसी बैंक से लोन नहीं ले सकता, ये नया ऐड हुआ है, ठीक है। नो निधि शैल रेज लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनी अदर सोर्स फॉर द पर्पस ऑफ एडवांसिंग लोन टू इट्स मेंबर्स। तो अपने मेंबर्स को लोन देने के लिए बैठ के दूसरे गांव से लोन नहीं ले सकता, तो ये नया ऐड हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये अमेंडमेंट नहीं है तो हम जानते ही हैं कि निधि कंपनी में अगर कोई भी जाएगा अपना खाता खुलवाने, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट और सेविंग्स, तो उसको 10 शेयर, एक शेयर अलॉट किया जाएगा, मेंबर बनाया जाएगा, फिर दिया जाएगा, ठीक है। ये देखो इधर 8 नंबर, सॉरी 7 नंबर होगा, ये अमेंडमेंट है। कोई भी मेंबर जब तक उसका निधि कंपनी के साथ लोन चल रहा है या डिपॉजिट चल रहा है, क्या चल रहा है, लोन या डिपॉजिट, कोई भी मेंबर का जब तक निधि कंपनी के साथ लोन या डिपॉजिट चल रहा है तब तक वो अपने, उसके पास जितने भी शेयर्स हैं निधि कंपनी के, मैक्सिमम 50% बेच पाएगा, उससे ज्यादा बेच नहीं पाएगा। और वो भी सब्जेक्ट टू कि कम से कम अगर वो एफडी अकाउंट होल्डर है तो 10 इक्विटी शेयर उसके पास रहने ही चाहिए, रेकरिंग डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट होल्डर है तो कम से कम 1 शेयर उसके पास होना ही चाहिए टू बी अ मेंबर ऑफ द निधि कंपनी। उसके अलावा वो मैक्सिमम अपना 50% शेयर ट्रांसफर कर सकता है, उससे ज्यादा
नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये एक नया नियम आ गया कि एनी मेंबर ड्यूरिंग द सस्टेनेंस ऑफ हिज लोन और डिपॉजिट कैन नॉट ट्रांसफर मोर देन 50% ऑफ हिज शेयर्स। ओके, ये वही है कि कम से कम आपको वो 10 शेयर, एक शेयर तो रखना पड़ेगा ही। ये 3 नंबर अमेंडमेंट, फिर से वो 3 नंबर मैंने लिखाया था नेट ओन्ड फंड्स, कि इनका पेड अप कैपिटल जैसे 10 लाख हो गया मिनिमम, वैसे मिनिमम नेट ओन्ड फंड 20 लाख हो गया। उसके लिए भी 18 महीने का टाइम दिया है कि 18 महीने में आप अपना नेट ओन्ड फंड बढ़ा लीजिए। तो ये वहीं से आ रहा है, देखो 3 नंबर मैंने लिखाया था, तो वही सेम है, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर कोई सर बड़ा अमेंडमेंट नहीं है, वो मामूली सी बात है। निधि कंपनी को लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ती है, जैसे बैंक्स होते हैं, बैंक्स को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है। तो निधि कंपनी को भी थोड़ा लिक्विडिटी मेंटेन करना पड़ता है। तो ये लोग क्या करते हैं, दूसरे बैंक्स वगैरह में जाके टर्म डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, फॉर मेंटेनिंग लिक्विडिटी। दे कैन नॉट यूज दैट मनी, बट टेम्पररी केस में वो लोग आरडी का अप्रूवल लेके एक बार के लिए पैसा उसमें से निकाल के यूज कर सकते हैं। तो ये सारा सब कुछ था, बस एक छोटा सा आया कि आरडी का अप्रूवल लेने के लिए इनको एक फॉर्म जमा करना पड़ेगा NDH-2, ठीक है। तो अगर ये लोग एक अपना लिक्विड फंड मेंटेन कर रखे हैं किसी बैंक में एज टर्म डिपॉजिट, विड्रॉवल करने के लिए आरडी का अप्रूवल चाहिए, तो अप्रूवल के लिए यू विल मेक एन एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर NDH-2, बस दैट्स अ प्रोसीजरल अमेंडमेंट, अदरवाइज देयर इज नो अमेंडमेंट। 9 नंबर, अगर जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं, निधि कंपनी के जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं, तो जो सीनियर मेंबर होता है जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में पहले लिखा जाता है, उसी के नाम पे लोन रहेगा, ठीक है। इन केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डर्स द लोन शैल बी प्रोवाइडेड टू द मेंबर हुज नेम अपीयर्स फर्स्ट इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, उसको हम लोग सीनियर मेंबर बोलते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ जॉइंट शेयर होल्डर है निधि कंपनी के, वाइफ का नाम पहले लिखा हुआ है रजिस्टर ऑफ मेंबर, तो वाइफ हो गई सीनियर मेंबर, उसी के नाम पे लोन रहेगा। 10 नंबर, ये बहुत ही सुंदर है, डिविडेंड। पहले निधि कंपनी में नियम ये था कि निधि कंपनी 25% डिविडेंड ही दे सकता है, उसके लिए आरडी का अप्रूवल चाहिए, 25% से ज्यादा भी दे सकता है, आरडी का अप्रूवल चाहिए, रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, हेना करना पड़ेगा, तेना करना पड़ेगा, सब हटा दिया इन्होंने अब सीधा बोला निधि कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड मैक्सिमम अप टू 25%, उसके लिए कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, उससे ज्यादा दे ही नहीं सकते, तो अप्रूवल का कोई स्कोप है ही नहीं। तो आपको किसी का आरडी वारडी का अप्रूवल नहीं चाहिए, सीधा आप 25% डिविडेंड दे सकते हो, आपको रिजर्व में भी ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो डिविडेंड को लेके बहुत क्वेश्चन आते थे, अब वो हट जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जितना भी मसाला था ना सब हटा दिया, खाली वो 25% को रखा है। बोला 25% दे सकते, वो तो पहले भी हम जानते थे, तो अब ये कोई हॉट टॉपिक नहीं रहा। दैट्स ऑल सर, निधि कंपनी का हो गया। तो टोटल आप देख रहे हो निधि कंपनी में 10 अमेंडमेंट्स आए, निधि रूल्स में छोटे छोटे थे, सब बता दिया, जाके बस नोट डाउन करना है आपको और कुछ नहीं करना है। अब मैं इकोनॉमिक लॉ का अमेंडमेंट कराने जा रहा हूं, उसमें भी बहुत सारा कराया हुआ है मेरा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद इकोनॉमिक लॉ। सर सबसे पहले अमेंडमेंट किसमें है, फेमा में। फेमा में ये जो अमेंडमेंट है येलो कलर, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, मेरे पुराने अमेंडमेंट वीडियोज में है। हाँ, ईसीबी में एक जोरदार अमेंडमेंट आया है, ये पढ़ाना पड़ेगा। मतलब इस अमेंडमेंट तो छोटा सा है, इतना सही 2 लाइन का तो दिख रहा है तुमको ब्लू कलर, पर इसका कंसेप्ट मुझे सिखाना पड़ेगा, और ये बहुत अच्छा है। ये तुम लोगों को एसएफएम में भी काम आएगा। एसएफएम में भी तुमने अभी तक ये सुना नहीं होगा, क्योंकि ये नया अमेंडमेंट है, बहुत बड़ी चीज है, अच्छी चीज है, इंटरनेशनल चेंज है, तो ये मैं पूरा समझाऊंगा, तो ये 2 लाइन तुमको एकदम मक्खन समझ में आएगा, ठीक है। तो दिस आई विल एक्सप्लेन टू यू। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स का, एक सेकेंड, हाँ ओके स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ये फेमा का ही एक एक्स्ट्रा पोर्शन होता है जो अपने सिलेबस में बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया भी था। इसमें अमेंडमेंट एक ही मुद्दे को लेकर है, ये यहाँ पे दिख रहा है और फिर यहाँ पे दिख रहा है, पर ये मुद्दा एक ही है, मसला एक ही है। वो मुद्दा एक बार समझा दूंगा ना, तब तुमको एकदम आराम से समझ में आएगा। यही सबसे आज के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, मतलब इंटरनेशनल बोरोइंग्स की बात उठ रही है, ठीक है। इंडिया में आप बैठे हो और आप विदेश से बोरो कर रहे हो, तो मतलब डॉलर्स वगैरह फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है। ऐसे केसेस में एक रेट होता है कॉल्ड इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। क्या बोला, इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, IBOR, IBOR।
तो इसके लिए पूरे विश्व में सबसे बड़ा बेंचमार्क माना जाता था लिबर, LIBOR, नाम सुना होगा लिबर, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ये पढ़ाया भी है मैंने, देखो काटा हुआ है, ये देखो पहले अपने यही पढ़ते थे, यही तो अमेंडमेंट हुआ है, लिबर LIBOR, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। क्या हुआ कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने, US फेडरल रिजर्व बोर्ड ने बोला कि यार ये सही नहीं है, सो दे डेवलप्ड अ न्यू रेट, ठीक है, SOFR, सोफर, एक नया रेट आया सोफर। ऐसे 3-4 हैं, सोफर, सोनिया वगैरह, पर सबसे फेमस है सोफर। एक नया रेट आया। व्हाट इज सोफर सर? सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। ये लिबर से लाख गुना बढ़िया है। और अब क्या हो रहा है, पूरी दुनिया लिबर के बजाय नया बेंचमार्क फॉलो कर रही है, कॉल्ड सोफर। सोफर का फुल फॉर्म सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, ठीक है। सोफर, ये मैं एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं टीचर्स नोट समझने के लिए तुम्हारे लिए, तब तुमको वो 2 लाइन समझ में आएगा, तुमको ये रट्टा नहीं करना, खाली बस समझना है। सोफर इज मच प्रेफर्ड देन लिबर। अनलाइक लिबर, सोफर इज बेस्ड ऑन एक्चुअल ट्रांजैक्शंस। ये एक्चुअल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे ओवरनाइट एकदम ताजा रेट लेके बनाया जाता है, नेमली ओवरनाइट, रातों रात ट्रांजैक्शंस इन द ट्रेजरी मार्केट। तो जो यूएस ट्रेजरी मार्केट में रातों रात ओवरनाइट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उसका एकदम ताजा रेट ले, तो लेटेस्ट है, एकदम लेटेस्ट रेट होता है ये, ठीक है। इट इज रेगुलरली अपडेटेड। Thus, SOFR is a more accurate means of measuring the cost of borrowing. See, interest is the cost of borrowing. So, it is a more accurate means of measuring the cost of borrowing money. Because these transactions can be observed by anybody, एकदम open है जनता के सामने, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, इनको जल्दी से कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इसके लिए एक कमिटी का निर्माण हुआ, ARRC, ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स कमिटी। और ARRC का काम है टू डेवलप ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स, कि खाली लिबर नहीं, लिबर के बजाय ARR रेट्स आप यूज करें। देखो लिबर से सोफर में जो ट्रांजिशन होना है ना, इट विल टेक सम टाइम, द वर्ल्ड इज फॉलोइंग लिबर। सो लिबर से सोफर में ट्रांजिशन के लिए, उस ट्रांजिशन प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए ARRC कमिटी जो है, ARRC कमिटी, ये नए तरह के ARR रेट्स बताएगा, ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स। सो दिस कमिटी इज अ ग्रुप ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, बैंकिंग सेक्टर एंड ऑफिशियल सेक्टर एंटिटीज गवर्न्ड बाय, कन्वीन्ड बाय US फेडरल रिजर्व बोर्ड टू हेल्प इंश्योर सक्सेसफुल अडॉप्शन ऑफ सोफर एंड इंप्रूव्ड इबर फॉलबैक्स। इबर फॉलबैक मतलब लिबर के बजाय ऑल्टरनेटिव रेट्स। तो इससे एक नया रेट पैदा हुआ जिसका नाम क्या है, ARR, ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स। तो अब यही हो रहा है कि ARR टेम्पररी, अल्टीमेटली मकसद सोफर में जाना है। तो इन्होंने क्या किया, ECB के अंदर जो बेंचमार्क रेट है ना, वो बदल दिया। बोला बेंचमार्क रेट अब से ये 6 मंथ लिबर वगैरह नहीं होगा, उसके बदले क्या होगा, नंबर 1, एनी वाइडली एक्सेप्टेड इंटरबैंक रेट लाइक सोफर। सबसे वाइडली एक्सेप्टेड अभी यही चल रहा है, क्या चल रहा है, सोफर। तो लिबर के बजाय आप क्या लोगे, एनी वाइडली एक्सेप्टेड इंटरबैंक रेट। टेम्पररी लिबर भी चलेगा क्योंकि अभी लिबर पूरा गया नहीं है। इसके अलावा एनी ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट ऑफ 6 मंथ टेनर। तो आप सोफर, लिबर या कोई ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट जो इस कमिटी ने बनाया है, वो आप टेम्पररी यूज कर सकते हो। ये सबसे बड़ा अमेंडमेंट है ECB के अंदर। ECB में एक टॉपिक होती है कि जो फॉरेन करेंसी बोरोविंग्स आप करोगे, उसका एक मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट इतना होना चाहिए। वो होता था लिबर, बेंचमार्क रेट लिबर प्लस 450 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 4.5%। तो वो बदल दिया, अब वो लिबर तो है नहीं, उसके बदले ये ARR है। तो उसी लिए देखो ECB में जो ये टॉपिक थी, ये चेंज हो गई। समझा रहा हूं, पढ़ो क्या लिखा है, ऑल इन कॉस्ट सीलिंग। मतलब अगर हिंदुस्तानी कंपनियां विदेश से बोरो कर रही हैं
तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना दे सकते थे पहले, बेंचमार्क रेट प्लस 450 बीपीएस बेसिस पॉइंट्स, तो 450 बेसिस पॉइंट मतलब 4.5% होता है एक्चुअली, तो बेंचमार्क रेट यानी लिबर प्लस 4.5%, तो अब बदल दिया है। उसके बदले देखो अब कितना डिटेल में आ गया है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि ईसीबी के लिए अलग है और ट्रेड क्रेडिट के लिए अलग है। ट्रेड क्रेडिट इज ऑल्सो टाइप ऑफ ईसीबी, तो ट्रेड क्रेडिट के लिए रेट्स अलग बोले, टीसी मतलब ट्रेड क्रेडिट, और ईसीबी तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इनके लिए रेट अलग है। इसमें दो पार्ट है, जो पुराने ईसीबीज हैं, जो पुराने ईसीबीज हैं जो लिबर में जिनका एग्रीमेंट लिबर में बना था, तो अब वो लोग धीरे धीरे एआरआर में अडेप्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए नया ऑल इन कॉस्ट सीलिंग है बेंचमार्क रेट प्लस 550 बेसिस पॉइंट्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 450 550। और जो न्यू ईसीबीज है नए वाले तो बेटर रेट्स के हिसाब से बनते हैं, तो वहां पे बेंचमार्क रेट प्लस 500 बीपीएस, ओके। सिमिलरली जो ट्रेड क्रेडिट्स हैं, ट्रेड क्रेडिट, बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट, इनको ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग ट्रेड क्रेडिट्स हैं जो लिबर के हिसाब से बने थे, उनके लिए नया मापदंड होगा बेंचमार्क रेट प्लस 350 बीपीएस, और जो पुराने मतलब जो नए वाले टीसी बन रहे हैं उनके लिए 50 कम कर दो, बेंचमार्क रेट प्लस 300 बीपीएस। तो ये जो पहले इतना सा सिंपल सा था ना, अब इसको थोड़ा सा लंबा चौड़ा कर दिया, ये एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा है। दे कैन आस्क यू कि ईसीबी के लिए जो नया ऑल इन कॉस्ट सीलिंग है क्या है, तो तुम बताओगे कि जो पुराने वाले ईसीबी हैं लिबर के हिसाब से उनके लिए बेंचमार्क रेट प्लस 550 बीपीएस, जो नए ईसीबी बनेंगे उसके लिए बेंचमार्क प्लस 500 बीपीएस। वैसे ही ट्रेड क्रेडिट में पुराने वाले के लिए 350, नए वाले के लिए 300। एडी कैटेगरी 1 बैंक, जो ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक होते हैं, जो जिसके थ्रू आपका ईसीबी फंडिंग आता है पूरा ऑटोमेटिक रूट अप्रूवल रूट में, they will ensure that the revision in the ceiling is only on account of transition from liber to alternative SOFR। तो ये जो ऑल इन कॉस्ट में चेंज आ रहा है इट इज बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम लिबर टू सोफर, ओके। तो अभी तुमको समझ में आ रहा है ये जो पूरा अमेंडमेंट है ये सोफर पे बेस्ड था कि अभी लिबर हट रहा है दुनिया में और एक नया रेट आ रहा है सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, जो ज्यादा लेटेस्ट होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, तो उस ट्रांजिशन के लिए ये सब आया है चेंज। So that was ECB. Next, IBC कोड में छोटा सा अमेंडमेंट, और देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं है। IBC कोड का हीरो कौन होता है? RP रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो पूरे IBC कोड को अंजाम देता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो उसके लिए पहले टॉपिक क्या था देखो, ऑप्शनल ऑब्लिक नेसेसरी कॉलिंग ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, कि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग बुला सकता है। अब इसमें दो केसेस थे, मे शैल जो काटा हुआ है, अपनी इच्छा से जब उसको जरूरी लगेगा तब वो कमिटी की मीटिंग बुला सकता है क्रेडिटर्स की, ताकि उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग करे या कोई अप्रूवल ले। इसके अलावा अगर 33% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी उसको बोले हैं तब तो उसको मीटिंग बुलाना ही पड़ेगा, तब शैल है, एंड शैल कन्वीन ए मीटिंग इफ द रिक्वेस्ट इज मेड बाय मेंबर्स होल्डिंग 33% ऑफ वोटिंग राइट्स। अभी भी वैसा ही कुछ है, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, जब उसको जरूरी लगता है ही मे कॉल अ मीटिंग ऑफ द कमिटी। सेकंड, ही मे कॉल अ मीटिंग, अगर कुछ मेंबर अगर उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उसको जरूरी लगता है तो मीटिंग बुला सकता है, लेकिन अगर 33% वाले बोले तब तो उसको मीटिंग बुलाना पड़ेगा। देखो नोट द वर्ड मे शैल, कि कुछ मेंबर्स बोलेंगे और उसको जरूरी लग रहा है तब वो बुला सकता है, बट 33% बोलेंगे तो बुलाना पड़ेगा। वैसे ही कुछ मेंबर्स अगर मीटिंग के लिए कोई प्रपोजल रेकमेंड कर रहे हैं तो वो कर सकता है, लेकिन 33% वाले बोलेंगे तब करना पड़ेगा। तो फंडा तो यार वही है बेसिकली कि 33% वोटिंग पावर वाले मेंबर्स बोल देंगे तब तो हमको करना पड़ेगा, बाकी केस में ऑप्शनल है, मेरी मर्जी, मुझे जरूरी लगा तो मैं करूंगा वरना नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये एक चेंज है बस, इसके बदले ये कोई बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं है, सो एक्सपेक्टेड इससे कुछ ज्यादा विशेष मतलब नहीं है। लास्ट, LODR रेगुलेशंस। अब लास्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं LODR रेगुलेशंस। वन सेकंड, हाँ एक्सक्यूज मी, वो खांसी आ रही थी इससे मुझे रोकना पड़ता बार बार। LODR,
LODR रेगुलेशंस में लॉ के सिलेबस में, जो लॉ के सिलेबस में, उसी की बात कर रहा हूं मैं, लॉ के सिलेबस में जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो भी आपके सामने हैं। आप देखोगे 99% इसमें से मेरा ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, बिकॉज जब मैं LODR रेगुलेशन पढ़ा रहा था ना, तो मैंने इंस्टीट्यूट के बुक के भी ऊपर ओरिजिनल LODR रेगुलेशन जो लेटेस्ट वाले थे वो लेके पढ़ा के बनाया था, तो दैट इज एकदम लेटेस्ट। खाली 1-2% चेंज है, बहुत जरा सा चेंज है, वो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। ये देख रहे हो पूरा येलो कलर, मतलब पढ़ाया हुआ है, अमेंडमेंट क्लास में कराया हुआ भी है और बैच में भी पढ़ाया हुआ है। इसमें एक शब्द चेंज हुआ है, हम जानते हैं, और वो शब्द भी मैंने क्लास में बोल दिया था, लिखा नहीं था पर क्लास में बोल दिया था, ठीक है। शायद तुम लोग के बुक या कॉपी में कहीं लिखा होगा। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 3 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, मेन बोर्ड, SME एक्सचेंज और IGP, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, ठीक है। IGP का पुराना नाम हुआ करता था इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, नया नाम क्या है? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, बस यही चेंज है। इसके अलावा जगह जगह इन्होंने हिज, हर, ही, शी किया है, तो वो मेरा भी डाला हुआ है येलो कलर, ये रहा देख लो, वो वही पहले का अमेंडमेंट है, कोई चेंज नहीं है उसमें, ठीक है, सब सेम चल रहा है। ऑडिट कमेटी में सब सेम पहले वाला ही है, पढ़ाया हुआ है येलो कलर। NRC में एक बहुत अच्छा चेंज आया। NRC कमेटी में पहले 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए थे, अब और ज्यादा चाहिए, अब 2/3 चाहिए। पहले 50% चाहिए था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, लेकिन अब 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। इसीलिए जो समरी चार्ट मैंने अपने बुक में डाला था वो भी चेंज होगा। समरी चार्ट में NRC के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने चाहिए थे? 50%, अभी कितने चाहिए? 2/3 चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट LODR में, और कुछ नहीं, ठीक है, कि 50% का 2/3 हो गया है। नेक्स्ट, ये सब येलो है, RMC सब पढ़ाया हुआ है, देख लो, मैं ऑलरेडी काफी आगे तक पढ़ा के रखता हूं। यहां पे अमेंडमेंट क्या है देख लो, ही शी अमेंडमेंट है, तो दैट्स नॉट एन अमेंडमेंट सर, वो तो जानते ही हम। फिर ये लास्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट शेड्यूल 5 में डाली हुई है, उसमें रेफरेंस के लिए बस शेयर होल्डर के बदले नाम कट के हो जाएगा स्टेक होल्डर ग्रीवांस कमेटी। पहले था शेयर होल्डर ग्रीवांस कमेटी, अभी हो जाएगा स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर में शेयर होल्डर आता है, डिबेंचर होल्डर आता है, अदर सिक्योरिटी होल्डर्स भी आता है। वैसे ही एक नया यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में आपको RMC भी ऐड करना पड़ेगा। RMC कमेटी तुम लोग पढ़ते ही डिटेल में, वो तो पढ़ाया हुआ ही है, बस उसका डिटेल्स भी आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दे दोगे कि RMC का थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, उसमें कितने डायरेक्टर्स हैं, कौन कौन है, कब कब मीटिंग हुआ, कौन कौन अटेंड किया था, बस उतना सा एक्स्ट्रा, ओनली फॉर रेफरेंस पर्पस। बस हो गया सर, खत्म। ये देख लो आपके सामने है, मुझे कितना देर हुआ? आधी घंटे हुआ है, जैसा मैंने एस्टिमेट किया था। ऑल कंप्लीट अमेंडमेंट्स, बिकॉज जब मैं बैच पढ़ाता हूं ना, तब मैं एकदम आगे तक के अमेंडमेंट, बैच के दौरान भी कुछ होता है तो वो भी मैं क्लास में पढ़ा के खत्म कर देता हूं, एकदम अपडेटेड। तो अमेंडमेंट जो आप देखोगे RTP में, बाप रे बाप कितना है, कितने जन मेरे को बोल रहे सर बहुत आ गया, बहुत आ गया। अरे बहुत नहीं है, बहुत आता तो पहले मैं तुमसे ज्यादा चिंतित रहता हूं, ठीक है। जरा से अमेंडमेंट है, आई वाज सेइंग लिटिल अमेंडमेंट्स है, एक दिन करा दूंगा। तो टुडे फाइनली आई मेड द टाइम कि पूरा नोट्स बना दे और ये आपके सामने प्रस्तुत होता है। मेन मेहनत इसी में लगती है, ठीक है, मेन मेरी यही मेहनत होती है। वरना अमेंडमेंट क्लास अगर मेरे को RTP दिखा के पढ़ाना हो तब तो मैं भी बैठ जाऊंगा, तब तो मेरे लिए क्या है, आधे घंटे के बदले 3 घंटा बोल देंगे, RTP दिखाएंगे बैठ के, उसमें बोलते रहेंगे, अंडरस्टैंड समझ में भी नहीं आएगा। मेन मेरा मेहनत यही होता है इसको बनाने में। और ये बात आप लोगों को कई बार समझ में नहीं आता कि सर नोट्स के लिए इतना मेहनत करते हैं। मैं इतना जितना मैं काम करता हूं ना, मैं तुमको वादे के साथ बता सकता हूं, हिंदुस्तान में आपको इक्के दुक्के लोग खाली मिलेंगे टीचिंग लाइन में जो इतनी मेहनत करते हो, साइंस कॉमर्स सब मिला के, इवन UPSC मिला के बोल रहा हूं, जितना मेहनत मैं करता हूं। यू लुक एट माई नंबर ऑफ क्लासेस, माई रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो मेरा बुक नोट्स जो मुझे बनाना पड़ता है इतना, इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम, मॉर्निंग टिल नाइट मेरा काम चलते रहता है, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट क्लास फाइनली हो गई। आई होप इट इज यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। तुमको ये प्रिंट आउट भी निकालना नहीं पड़ेगा, खाली इसको सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड रहेगा, जो जो ब्लू चेंज है जाके बुक में बस लिख लेना, डन है। ओके, थैंक यू।